नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला बोनस का सेविंग फोकस्ड कार्यक्रम पासबुक द सेविंग शो और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026 और 27 के लिए ITR 1 और ITR 4 की एक्सेल यूटिलिटीज जारी कर दी हैं और इसके साथ ही ITR फाइलिंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है। कई कर्मचारियों को फॉर्म 16 मिलना भी शुरू हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या फॉर्म 16 और AIS TIS पूरी तरह अपडेट होने से पहले ITR भरना सही होगा? आज के शो में हम समझेंगे ITR फाइलिंग की पूरी प्रक्रिया, कॉमन मिस्टेक्स और डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस से बचने का तरीका आखिरकार क्या हो सकता है। ऑन द शो में सबसे पहले आपके लिए क्या है उस पर हम नजर डालते हैं। ITR फॉर्म में इस साल क्या बड़े बदलाव जो हैं वो किए गए हैं उस पर बात होगी। वहीं बात फॉर्म 16 बात होगी कि फॉर्म 16 मिला, अब इंतजार आखिरकार किसका है। AIS नहीं मिलाया, क्या फंस सकते हैं जांच में, क्या इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं अगर इस तरीके से कोई नौबत आ जाती है। तो गलत ITR फॉर्म चुना है तो क्या आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसके बारे में भी विस्तार से हम जानकारी हासिल करेंगे। आइए अब देखते हैं नौकरी पेशा व्यक्ति आनंद घोष की कहानी, जिसने जल्दबाजी में ITR भरा और अब मुश्किल में फंस गए। कोलकाता के आनंद घोष को मई के दूसरे हफ्ते में अपनी कंपनी से फॉर्म 16 मिल गया। जल्दबाजी में उन्होंने वेबसाइट खोली और ITR भर दिया। बाद में AIS TIS में कुछ अतिरिक्त बैंक ब्याज और निवेश जानकारी अपडेट हुई जो उनकी रिटर्न फाइलिंग में शामिल नहीं थी। जल्दबाजी आनंद को भारी पड़ी और अब उन्हें रिवाइज्ड रिटर्न भरना पड़ेगा। साथ ही अतिरिक्त डॉक्यूमेंटेशन भी करना होगा। उस पर नोटिस का टेंशन सो अलग। ये उदाहरण दिखाता है कि ITR फाइलिंग से पहले सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और AIS TIS डेटा को मिलान करना कितना जरूरी है। आज हमारे साथ शो में है टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन, जो ITR फाइलिंग, फॉर्म 16, AIS TIS और डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस से बचने की सही स्ट्रेटेजी आपको आसान भाषा में समझाएंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 1 और ITR 4 की यूटिलिटीज जारी कर दी है, लेकिन क्या टैक्स पेयर्स को फॉर्म 16 और AIS अपडेट होने का इंतजार करना अभी बेहतर रहेगा? देखिए, ऐसा है कि अभी तक तो आपको सिर्फ फॉर्म 16 मिला है, परंतु इसके अलावा आपके दूसरी इनकम भी हो सकती है। जैसे क्या होता है, आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है या आपकी FD वगैरह है जो ऑटो रिन्यूअल में आती है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। ऐसे वैसे ही आपने म्यूचुअल फंड में कोई स्विच किया हो एक स्कीम से दूसरी स्कीम में, जो बैंक में नहीं दिखता है, तो ये सब ट्रांजैक्शन है ना, आपका जो AIS है उसमें रिफ्लेक्ट होंगे और वो मुझे लगता है 15 जून के आसपास मिलना शुरू हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको सिर्फ फॉर्म 16 के बेसिस पे अपना ITR नहीं भरना चाहिए। कम से कम जो AIS है उससे अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं या जो अपने ITR में आप इनकम बता रहे हैं उसका मिलान करना जरूरी है। और जैसे कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का, तो जल्दबाजी तो कोई भी काम में नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। सर, ITR 1 और ITR 4 को लेकर टैक्स पेयर्स में काफी कंफ्यूजन भी रहता है। कौन सा फॉर्म किस टैक्स पेयर के लिए सही है, इसके बारे में भी मैं चाहूंगी सर आप बताइएगा। और गलत फॉर्म चुनने का नुकसान आखिरकार क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए 4 फॉर्म है, 1, 2, 3 और 4। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो फॉर्म ITR 1 है। मतलब वो ITR 1 जिसकी 50 लाख से ज्यादा इनकम नहीं है, जिसके कैपिटल गेन नहीं है, जिसके बिजनेस इनकम नहीं है, वो भर सकता है। परंतु अगर आप HUF है या आप नॉन रेसिडेंट है या आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज़्यादा है, या आप डायरेक्टर है या आपके पास में अनलिस्टेड शेयर्स वगैरह है, तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। ITR 2 उनके लिए है जो ITR 1 नहीं भर सकते और जिनके बिजनेस इनकम नहीं है। मतलब जैसे HUF भर सकती है, जिनका कैपिटल गेन वगैरह का इनकम है वो भर सकते हैं। नॉन रेसिडेंट जो डायरेक्टर है वो भर सकते हैं, नॉन रेसिडेंट भर सकते हैं। ITR 3 जो है वो जिनके बिजनेस इनकम है उनको ITR 3 भरना है। और उसमें भी अगर आपकी इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स होती है, जैसे अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 44 AD 44
एडीए है जिसमें आपका कितना रिसिट है उसके बेसिस पे आपकी इनकम डिटरमाइन होती है। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो 6% या 8% डिपेंड करता है कि आपका कैश में पेमेंट आया, कितना परसेंट कैश में आया है, कितना बैंकिंग चैनल से आया है। या फिर अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम है और अगर 50 लाख से ज्यादा नहीं है आपकी ग्रॉस रिसिट, तो आप अपना 50% प्रॉफिट बता सकते हैं। उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रिज्यूम्टिव जो मैं बता रहा हूं वो प्रिज्यूम्टिव टैक्स वालों के लिए ITR 4 है, परंतु आपकी एक्चुअल इनकम 50% जो प्रोफेशनल के लिए या 6-8% जो बिजनेस वाले, उससे ज्यादा है और वो एविडेंट हो जाती है आपके इन्वेस्टमेंट वगैरह से, तो आपको वो ज्यादा हायर इनकम बतानी पड़ेगी। मतलब ये जो 50% और 6 और 8% की जो थ्रेशोल्ड है वो मिनिमम है, मतलब उससे कम इनकम है और आपको प्रेजेंटिव बेसिस पे जाना है तो या तो 50% या 6-8% बताइए या फिर अपने जो अकाउंट है वो ऑडिट करवाइए। बिल्कुल, लेकिन सर अगर गलती से किसी ने गलत फॉर्म चुन लिया है, ऐसे में नुकसान उस व्यक्ति को कैसे होगा? देखिए ऐसा है कि अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया है, जैसे आपका कैपिटल गेन्स है और आपने ITR 1 भर दिया है, वो कैपिटल गेन वाले ITR 1 नहीं भर सकते, तो आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हो सकता है डिफेक्टिव ITR का नोटिस आ जाएगा और फिर आपको वापस वो डिफेक्ट है वो करेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, कई नौकरी पेशा जो लोग हैं वो सिर्फ फॉर्म 16 के आधार पर ही ITR जो है वो भर देते हैं, लेकिन ITR के लिए AIS और TIS को इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है? मतलब जो ITR भरने वाले हैं उनके लिए आप कह सकते हैं कि जो AIS है वो बाइबल है, मतलब उसको देखे बिना आप अपना ITR नहीं भर, आपको अपना ITR नहीं भरना चाहिए। मतलब जैसे फॉर्म 16 है या 16A है, उसमें इंटरेस्ट की या सैलरी वगैरह की डिटेल ही होती है, परंतु आपके जितने भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, भले वो म्यूचुअल फंड से हो, शेयर्स के हो, तो वो आप इंटरेस्ट वगैरह हो, वो सब आपके AIS में रिफ्लेक्ट होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपके ध्यान से चूक जाती है कोई ट्रांजैक्शन, कोई इनकम, और जैसे अभी आजकल कहते हैं कि ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है। मतलब आपको तो आप भूल सकते हैं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भूल नहीं सकता, तो वो जो सब ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके AIS में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो AIS को देखे बिना या ट्रांजैक्शंस रिकंसाइल किए बिना अपना ITR नहीं भरें। राइट, बिल्कुल सर। डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस की अब आपने बात की कि अगर गलत फॉर्म भर दिया हो तो डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस जो है वो आ जाता है, फिर दोबारा से सही फॉर्म आपको भर के देना होता है। सर किन कॉमन मिस्टेक्स की वजह से ये आता है, और क्या छोटी सी भी मिसमैच अगर हो जाता है फॉर्म भरते टाइम तो कौन सी तो भी क्या नोटिस इसकी वजह बन सकता है? देखिए ऐसा है कि जो डिफेक्टिव नोटिस इश्यू होने का तो जो प्रोसेस है वो मेरे ओपिनियन में ऑटोमेटेड है। तो जैसे जो इनकम आपने जैसे इनकम टैक्स अपने ITR में बताई है और उससे अलग इनकम अगर आपके AIS में दिखती है तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आना ही आना है। मतलब भले वो कितना फर्क है वो मेरे हिसाब से रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो जो कंप्यूटर वो देखता नहीं है कि कितना फर्क है। अब जैसे कोई कैपिटल गेन का ट्रांजैक्शन है, आपका कोई म्यूचुअल फंड रिडीम किए हैं या कोई आइसोलेटेड आपका स्टॉक एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन है और आप भूल गए अभी अप्रैल साल के शुरुआत में अप्रैल में ही कुछ ट्रांजैक्शन किया हो और पूरे साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया हो, तो आप सोचेंगे मेरा तो सैलरी का सर्टिफिकेट आ गया, वो इनकम बताना है और कोई इनकम नहीं होगा। इसके अलावा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट वगैरह है, FD के इंटरेस्ट वगैरह है, और कोई अगर का नौकरी पेशा है या बिजनेस करता है तो उसका जो रेगुलर सोर्स है उसके अलावा और कुछ नहीं तो इंटरेस्ट का इनकम तो होता ही होता है, तो वो सब रिकंसाइल करना जरूरी है। और अगर आपने नहीं बताया तो फिर आपको डिफेक्टिव ITR का नोटिस आ जाएगा। बिल्कुल राइट सर। सर अगर किसी टैक्स पेयर की सैलरी इनकम के अलावा बैंक इंटरेस्ट, ट्रेडिंग इनकम या फिर साइड इनकम है तो ITR फाइलिंग में किन एक्स्ट्रा सावधानियों की जरूरत पड़ती है? देखिए ऐसा है कि अभी तो ITR फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड हो गया है। आप अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है उसमें आपके अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो और अपना फॉर्म सेलेक्ट करते हैं तो जो आपके पर्सनल डेटा है वो
ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है गलती होने की। परंतु जैसे इनकम आप डिस्क्लोज नहीं करें वो भूल हो सकती है। इसके अलावा आपको कौन सा टैक्स रेजिम चूज करना है वो पहले आप होमवर्क कर लीजिए कि भाई मेरा किस टैक्स रेजिम में टैक्स कम आता है, और उस हिसाब से फॉर्म में आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करना है या न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करना है। एक बात और बताना चाहूँगा कि 31 जुलाई जो नॉर्मल आईटीआर फाइल करने के रिटर्न है, जिनके बिजनेस इनकम नहीं है और जिनके बिजनेस इनकम है उनके लिए इस साल से एक महीना एक्स्ट्रा हो गया, 31 अगस्त का हो गया। तो अगर आप ड्यू डेट के पहले अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आप जो ओल्ड टैक्स रेजिम है वो ऑप्ट नहीं कर सकते। तो जिनको ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करना है और जिनको जैसे एचआरए, एलटीए के होम लोन इंटरेस्ट वगैरह के डिडक्शंस हैं और उनकी टैक्स लाइबिलिटी ओल्ड टैक्स रेजिम में कम आती है, तो उनको तो आईटीआर है वो ड्यू डेट के पहले भरना ही भरना है, नहीं तो फिर बाय डिफॉल्ट है वो आपको न्यू टैक्स रेजिम में ले जाएगा और आपको शॉक लग जाएगा टैक्स लाइबिलिटी के हिसाब से। बिल्कुल, तो ओल्ड टैक्स रेजिम अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको जो ड्यू डेट है उससे पहले ही आईटीआर फाइल आपको कर देनी है। अब देखिए अमर उजाला द बोनस की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों के कई सवाल हमारे पास आ गए हैं, उनमें से कुछ सवाल हम ले लेते हैं अपने इस शो में। दिल्ली से सवाल आया है सर राहुल शर्मा का, इन्होंने पूछा है कि मेरी सैलरी इनकम के अलावा एफडी इंटरेस्ट भी आता है, फॉर्म 16 में उसका पूरा विवरण नहीं है, क्या मुझे एआईएस देकर अलग से उसे इंक्लूड करना होगा? देखिए एफडी का इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, मतलब, और 16 नंबर के फॉर्म में तो वही डिटेल आएगी जो एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, मतलब आपकी सैलरी है, अलग टाइप के अलाउंस वगैरह है, ईसॉप वगैरह दिया है तो वो डिटेल आएगी। एफडी के इंटरेस्ट की डिटेल तो आपके फॉर्म 16 में तो आने वाली नहीं है। और आपको ये जो सब डिटेल है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एआईएस में आने वाली है, आती ही है, तो आपको एआईएस तो देखना ही है। मतलब मैं बताया आपको कि एआईएस को रेफर करना एकदम जरूरी है, उसके बिना आपको अपना आईटीआर नहीं भरना चाहिए। और ये जो एफडी की इंटरेस्ट की डिटेल है, सेविंग बैंक अकाउंट की इंटरेस्ट की डिटेल है, वो आपके एआईएस में दिखेगी। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो आपको सेविंग बैंक का जो डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम में 10,000 का है वो नहीं मिलता है, तो वो टैक्सेबल हो जाता है। तो आपको अगर न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं तो सेव, और कुछ नहीं तो जो 1,000-2,000 का भी अगर आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो अपने इनकम में इंक्लूड करना है, आईटीआर में बताना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगला सवाल सर लखनऊ से नेहा वर्मा का, इन्होंने पूछा है कि मैं पहली बार आईटीआर भरने जा रही हूँ, क्या मैं खुद ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकती हूँ या सीए की मदद लेना जरूरी होगा? देखिए ऐसा नेहा जी के लिए मैं कहूँगा कि ये खुद आईटीआर भरना सेल्फ मेडिकेशन जैसा हो गया। जैसे आपको सरदर्द हो रहा है तो वो सरदर्द कई कारण से हो सकता है, आपका बीपी बढ़ने से भी हो सकता है, आपका जुकाम वगैरह से जुकाम के कारण हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप वगैरह की वजह से हो सकता है, तो वो डॉक्टर ही बराबर डायग्नोस करके प्रेस्क्रिप्शन दे सकता है। इसी तरह इनकम टैक्स लॉ भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मेरे हिसाब से आपको खुद अपने हाथ से इनकम आईटीआर नहीं भरना चाहिए और सीए की मदद लेनी चाहिए। मेरा मतलब टैक्स प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए और प्रेफरेबली चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको आईटीआर भरने में ही मदद नहीं करता है, आपके जो ट्रांजैक्शंस देख के आपको सजेशन भी दे सकता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट कैसे करने चाहिए, आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कैसे मिनिमाइज की जा सकती है। बिल्कुल, तो नेहा वर्मा आपको सीए की मदद लेनी चाहिए, आप आईटीआर फाइल पहली बार करने जा रही हैं तो। संदीप गुप्ता का सवाल मुंबई से, इन्होंने पूछा है सर कि अगर एआईएस और बैंक स्टेटमेंट में कुछ मिसमैच दिख रहा हो तो आईटीआर भरने से पहले क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि आप बैंक स्टेटमेंट से एआईएस को चेक कर, एआईएस में गलती होने के बहुत कम चांसेस है, परंतु अगर आपको बैंक स्टेटमेंट में और एआईएस में कोई मिसमैच दिखता है तो आपको एआईएस को जो करेक्शन के लिए जो ऑनलाइन फैसिलिटी है वो आपको सबमिट करना पड़ता है, और फिर आपका जो एआईएस है वो करेक्ट हो जाता है और उस हिसाब से वो डेटा पॉपुलेट होगा आपके आईटीआर में,
और जो जिस एजेंसी ने, बैंक ने या म्यूचुअल फंड हाउस ने, ब्रोकर ने ये डिटेल प्रोवाइड करी है, उनको इंटीमेशन भेजी जाती है कि ये एसएससी ने क्लेम किया है कि ये डिटेल गलत है। बिल्कुल। तो देखिए संदीप और नेहा की तरह अगर आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है हमसे जुड़ने का, अपना सवाल हम तक पहुंचाने का। और आप देखिए फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए भी हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। देखिए पहले व्हाट्सएप पर कैसे आप अपना सवाल भेज सकते हैं वो तरीका आप जान लीजिए। पासबुक हमारे शो का नाम है, तो आपको PASS लिखना है और उसके बाद अपना सवाल टाइप करके भेज देना है 9354027995 पर। इसके अलावा यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं। अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास, जो आपको ITR भरने के लाभ क्या हैं उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू अंजलि। ITR की बात हो रही है तो फिर ये जरूर जानते हैं कि ITR भरने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जो लेके करके आपको ग्राफिक्स के ज़रिए यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफंड जो होता है वो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। सपोज करिए कि FD और किसी और निवेश करते हैं तो वहाँ पर आपका TDS कटता है, तो वहाँ पर आप जब ITR भरते हैं तो वहाँ पर आप रिफंड यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा वीज़ा प्रक्रिया जो होती है, यानी कि वीज़ा जो प्रोसेस होता है, वहाँ पर भी ITR यहाँ पर मददगार साबित होता है, क्योंकि वीज़ा आवेदन करते समय पिछले कुछ सालों का जो होता है वो यहाँ पर ITR दिखाना यहाँ पर अनिवार्य होता है। इसलिए यहाँ पर वीज़ा प्रोसेस में भी ITR यहाँ पर आपको मदद कर सकता है। इसके अलावा आसानी से लोन और क्रेडिट कार्ड भी मिलना यहाँ पर आसान होता है, जैसे कि होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, या पर्सनल लोन लेने के लिए बैंक आमतौर पर 3 सालों का जो ITR होता है, जो ITR आपने भरा होता है, वो यहाँ पर मांगते हैं। तो यहाँ पर मददगार ये भी साबित हो सकता है। इसके अलावा आय का प्रमाण, जैसे कि ITR को सभी सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थान होते हैं वो एक मजबूत आय के प्रमाण के तौर पर, यानी कि सबूत के तौर पर यहाँ पर लेते हैं, तो वहाँ पर भी ITR यहाँ पर आपका काम आता है। इसके अलावा कोई बड़ा इंश्योरेंस कवर होता है, यानी कि जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जो बड़े टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी बेचती होती है, तो वहाँ पर जाँच करने के लिए ITR फॉर्म की यहाँ पर, यानी कि जो ITR भरते हैं उसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, कंपनियाँ जो होती हैं यहाँ पर आपसे मांग सकती हैं। इसके अलावा लास्ट में देखेंगे स्टार्टअप फाइनेंसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर भी ITR आपकी मदद करता है। वेंचर कैपिटलिस्ट या सीड इन्वेस्टर्स फंडिंग के लिए ITR यहाँ पर जांच करते हैं, तो यहाँ पर स्टार्टअप भी अगर आप केस अगर करते हैं तो वहाँ पर ITR आपकी मदद कर सकता है। तो ये कुछ फ़ायदे ऐसे हैं, जब आप ITR भरते हैं तो फिर आपको यहाँ पर वो फ़ायदे मिल सकते हैं। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक ITR भरने के लाभ के बारे में बताने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सर के पास लौटते हैं। सर, क्या 4 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होने पर ITR भरना जरूरी हो जाता है, भले ही टैक्स लायबिलिटी न बन रही हो तो? देखिए ऐसा है अंजलि जी, मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 लाख की जो बेसिक एग्जम्पशन की लिमिट है वो न्यू टैक्स रेजिम में है। अगर कोई टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करता है और अगर उसकी उम्र 60 साल से कम है तो 2.5 लाख की लिमिट है। 60 से 80 वालों के लिए 3 लाख की लिमिट है और जो 80 साल के ऊपर है उनके लिए 5 लाख की लिमिट है। तो यह डिपेंड करता है कि आपका जो इनकम है वो कितना है। अगर आपका इनकम बेसिक एग्जम्पशन से कम है तो आपको वैसे ITR भरने की जरूरत नहीं, परंतु अगर दूसरे और क्राइटेरिया है, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर किया हो 1 लाख से ज्यादा पिछले साल में, या फॉरेन ट्रैवल का खर्चा अगर 2 लाख से ज्यादा किया है तो भी आपको अपना ITR भरना पड़ेगा। इसके अलावा आपका अगर TDS 25,000 रुपए से कटा है तो आपको ITR भरना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के लिए जो यह लिमिट है वो 50,000 की है। इसी तरह आपके अगर सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट हुई है, जरूरी नहीं है वो कैश डिपॉजिट है, और करंट अकाउंट में अगर 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट्स हुई है तो आपका इनकम का लेवल कुछ भी हो आपको ITR भरना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर किसी टैक्स पेयर से गलती से गलत ITR फाइल हो जाए तो रिवाइज्ड रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न दोनों में क्या अंतर है? देखिए ऐसा है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक व्यक्ति सिर्फ 1 साल का ITR का रिटर्न भर सकता है। अभी जैसे अभी आज की तारीख में आप जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 का ITR भर सकते हैं। अगर आपको इसके पहले वाले कोई ITR में गलती दिखी तो आप वो रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते। तो गलती अगर हो गई, जैसे ये अभी का आप रिटर्न भर रहे हैं तो उस रिटर्न को आप 31 मार्च तक रिवाइज कर सकते हैं,
परंतु अगर 24-25 का कोई ITR है जिसकी आपको कोई गलती नजर में आ गई तो उसका तो रिवाइज रिटर्न नहीं भर सकते, तो वो उसके लिए आपको अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। और एक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप 4 साल के अपडेटेड रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं, परंतु वो जैसा कहते हैं नो लंच इज फ्री। तो अपडेटेड ITR भरने के लिए आपको आपका जो रेगुलर टैक्स और इंटरेस्ट लायबिलिटी है उसके अलावा एडिशनल टैक्स भी भरना पड़ेगा, और एडिशनल टैक्स डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम बाद में अपना अपडेटेड रिटर्न भर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने 30 जून और 31 जुलाई की जो डेडलाइन बताई, अगर वो किसी टैक्स पेयर से मिस हो जाती है तो पेनल्टी नहीं बल्कि कौन कौन से ऐसे नुकसान उसे उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि पेनल्टी तो लगती है, और भी किस तरीके का नुकसान क्या हो सकता है उसे? देखिए, एक तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई और 31 अगस्त है, 30 जून और 31 जुलाई नहीं है। तो अगर आप ड्यू डेट के पहले अपना अगर ITR नहीं भरते हैं तो सबसे बड़ा तो जो इम्पैक्ट है वो आप फुल टैक्स रेजिम ऑप्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा आपका अगर कोई लॉस करंट ईयर में है और अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भरते हैं तो आप अपना जो इनकम टैक्स जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप ड्यू डेट आपकी निकल जाती है तो आप 31 दिसंबर तक आपका ITR भर सकते हैं, परंतु उस स्थिति में आपको 5,000 रुपये तक का लेट फी भरना पड़ेगा और वो मैंडेटरी है। परंतु अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो वो लेट फीस सिर्फ 1,000 रुपया है। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट वगैरह लगेगा। सर, अगर देर से ITR भरने पर क्या फ्यूचर लोन अप्रूवल, वीजा प्रोसेसिंग या फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पर भी असर पड़ सकता है? देखिए, पहले ऐसा था कि जब 2 या 3 रिटर्न आप एक साथ भर सकते थे, और अगर आपने 2 या 3 रिटर्न एक साथ में भरा है या 5-10 दिन के गैप से भरा है तो जो लोन देने वाले हैं वो उनको ये अपरेंट हो जाता था कि ये जो ITR है वो सिर्फ लोन लेने के लिए भरा है, तो उस केस में वो लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती थी। आज की तारीख में तो चूंकि एक ही रिटर्न आप भर सकते हैं, परंतु आप कंसिस्टेंटली अगर लास्ट डेट को ही अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं तो वह यह रेड फ्लैग जैसा काम करता है, और जो वीसा देने वाले कॉन्सुलेट है या वो जो लोन देने वाले हैं वो इसको नेगेटिवली कंसीडर कर सकते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि आपका लोन का एप्लीकेशन या वीसा का एप्लीकेशन रिजेक्ट ही हो जाएगा, पर ये जो लेट फाइल करना कंसिस्टेंटली एक रेड फ्लैग का काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं, जल्दी से उन सवालों को शामिल कर लेते हैं। जयपुर से पूजा मिश्रा का सवाल है, उन्होंने पूछा है सर कि अगर गलती से गलत ITR फॉर्म चुन लिया जाए तो क्या बाद में उसे ठीक किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया कि आपको रिवाइज रिटर्न भरना पड़ेगा, दूसरा फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, पर वो रिवाइज रिटर्न फाइल करने की जो तारीख है वो 31 मार्च है। उसके बाद में आप अपना जो रिटर्न फाइल किया है, गलत फॉर्म फाइल किया, उसको रिवाइज नहीं कर सकते, फिर आपको मैंने जैसे बताया अपडेटेड ITR फाइल करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो दूसरा फॉर्म जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। भोपाल से सवाल विकास यादव का, इन्होंने पूछा है क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को UPI ट्रांजैक्शंस, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स और क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग की भी जानकारी होती है? देखिए, क्रेडिट कार्ड का तो ऐसा है कि अगर 1 लाख से कैश भरा है क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग का, या 10 लाख से ज़्यादा का चेक से पेमेंट किया है, या म्यूचुअल फंड के परचेजेज अगर 10 लाख से हैं तो वो तो जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो म्यूचुअल फंड हाउस और इनको भरना पड़ता है उसमें रिफ्लेक्ट होता है। UPI का वैसे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है रिपोर्टिंग का, परंतु अगर आपके सेविंग अकाउंट में अगर 50 लाख से ज़्यादा जैसे डिपॉजिट हो गया है तो वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होता है, और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपने ITR नहीं भरा है या आपने रिटर्न भरा है और उसमें फिगर बराबर नहीं दिया टर्नओवर वगैरह का, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले नॉर्मली जो बिजनेस करते हैं उनके लिए जो UPI ट्रांजैक्शन के थ्रू जो आता है क्रेडिट, उसको आपका टर्नओवर समझिए। बिल्कुल सर, एक और चीज़ समझना चाहूंगी मैं आपसे, क्या फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स और सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए ITR फाइलिंग रूल्स और डॉक्यूमेंटेशन क्या अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? देखिए, सैलरी वालों के लिए तो
सिर्फ फॉर्म 16 है, उसके बेसिस पे उनकी सैलरी है, और अगर दूसरी इनकम नहीं है, कैपिटल गेन वगैरह, तो वो ITR 1 फाइल कर सकते हैं। कंसल्टेंट और फ्रीलांसर है वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही परिस्थिति में ITR 1 फाइल कर सकते हैं ये लोग, जब ये अपनी जो इनकम है उसके सामने कोई भी एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर रहे हैं। परंतु अगर आपको अपनी फ्रीलांसिंग इनकम और कंसल्टेंसी इनकम के सामने खर्चे क्लेम करना है तो आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है, सैलरी वाले को तो कोई डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म 16 जो आता है उसमें सैलरी की सब डिटेल होती है। इसके अलावा जो अलाउंस वगैरह अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जा रहे हैं तो उसका प्रूफ रखना पड़ता है। कंसल्टेंट और जो फ्रीलांसिंग वाले हैं वो अगर अपनी इनकम के सामने कुछ एक्सपेंसेज क्लेम कर रहे हैं तो उन एक्सपेंसेज के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने पास में संभाल के रखने पड़ेंगे रादर, क्योंकि अगर आपका ITR स्क्रूटिनी के लिए सिलेक्ट हो गया तो आपको वो जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो प्रोड्यूस करने पड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर टैक्स पेयर्स को ITR भरने से पहले कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिनको क्रॉस चेक करना ज़रूरी है? सबसे बड़ा तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो देखना चाहिए। इसके अलावा जो AIS है, आपके बैंक ट्रांजैक्शन और AIS का रिकन्सिलेशन कर दीजिए और उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन मेरा बैंक में नहीं आया। जैसे मैंने बताया आपको कि आपका FD है वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो गया है, आप या म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट आपने स्विच कर दिया है, या एक ही दिन में कुछ शेयर बेच के कुछ शेयर खरीदे हैं, तो वो बैंक में वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो वो अलग से रिकनसाइल करके आप अपनी इनकम डिटरमाइन करिए और फिर अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरिए। बिल्कुल। सर कई लोग डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस गलत क्लेम कर देते हैं, क्या यही फ्यूचर स्क्रूटनी और नोटिस का भी बड़ा कारण बन सकता है? पक्का। मैंने जैसे बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको अपने बारे में जितना मालूम नहीं उससे ज़्यादा उनको मालूम है। तो अगर आप कोई गलत डिडक्शन वगैरह क्लेम कर रहा है और इनकम टैक्स को कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो पक्का स्क्रूटनाइज होगा और आपको मतलब म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर एक आखिरी सवाल, फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर्स के लिए सबसे ज़रूरी एडवाइस क्या होगी ताकि वो नोटिस, मिसमैच और पेनल्टी जैसी समस्याओं से बच सकें? एक तो आपका जो इनकम टैक्स में वेबसाइट पे आपका जो प्रोफाइल है उसमें अपनी डिटेल वगैरह बराबर डाल दीजिए। आपका जो ईमेल आईडी है, अल्टरनेट ईमेल आईडी है, आपके मोबाइल नंबर वगैरह है, आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है, आप रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है, वो बराबर से डाल दीजिए। और फिर इसके अलावा जो आपका जो AIS जनरेट होता है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, उसको बराबर से स्क्रूटनाइज कर दीजिए। और अगर आपका प्रोफाइल अपडेशन बराबर है और आपके AIS के सब ट्रांजैक्शन अगर इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं तो यू कैन हैव पीस ऑफ माइंड। पर एक बात और कहना चाहूँगा कि आपका AIS है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है। मतलब अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई और इंफॉर्मेशन भरी है बाद में आपके एक्सेस करने के बाद में, या कोई इंफॉर्मेशन रिवाइज करी है, तो आपका जो AIS है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको जब रिटर्न भरते हैं उसके लास्ट टाइम तक आपको अपना AIS देखना चाहिए और इसके बाद भी अपना ITR भरने के बाद में भी आपको अपना AIS रेगुलरली देखते रहना चाहिए कि और कोई नई इनकम या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो रिपोर्ट तो नहीं हो गया है जो मेरे ITR को इम्पैक्ट करता हो। बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर्स आपको ये बातों का ध्यान रखना है, AIS बराबर आपको चेक करना है और साथ ही आपको ड्यू डेट जो है वो क्रॉस नहीं करनी है, यानी कि उसे आपको मिस नहीं करना है, वरना आप भारी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो साफ है कि ITR फाइलिंग सिर्फ फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं बल्कि सही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी भी है। जल्दबाजी में रिटर्न भरने की बजाय सही डॉक्यूमेंटेशन और AIS TIS वेरिफिकेशन बेहद जरूरी है। इसी समझ के साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड पासबुक द सेविंग शो में।